वन नेशन वन इलेक्शन, आपको पता है कि भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। 2023 में एक उच्च स्तरीय समिति बनाया गया था। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष थे। 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को जमा किया और उस आधार पर भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। अब एक बहस छिड़ गया है भारत में कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, अगर ये लागू हो जाता तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं ये बेकार है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है भारत में तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उससे क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, तो उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, वो रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबा चौड़ा पेज में है, तो उस कमेटी का रिपोर्ट क्या था उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। संविधान में कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं, तो ये सारे विषय पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो समझिएगा। तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ क्या है ना, इसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसके लाभ क्या है। तो जो लोग पक्ष में तर्क देते हैं तो क्या तर्क देते हैं, उस तर्क को भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हैं तो चुनौतियां है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। देखिए ये बहुत हाईलाइटेड इशू होगा, खासकर सिविल सर्विसेज का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, मेंस में भी इंपॉर्टेंट होगा, आपको लिखने के लिए दे सकता है वन नेशन इलेक्शन से, है ना। तो आपको पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क हर चीज़ हर तर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चुनौतियां देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कमेटी का रिपोर्ट क्या था, है ना। तो जो कमेटी बना था उसके जो प्रमुख मुद्दे हैं या प्रमुख पॉइंट है उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस रिपोर्ट पे बात करेंगे। तो हम लोग समझते हैं ये चीज़। तो पहला चीज़ आप समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका क्या मतलब है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि भारत में जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो कौन कौन सा होता है। लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, पंचायत का होता है और नगर पालिका का होता है। तो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे इस कमेटी के रिपोर्ट में भी ये बात लिखी गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब क्या हुआ, हम लोग दो चरणों में चुनाव करवाएंगे। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हुआ कि दो चरण में चुनाव होगा। एक चरण में चुनाव जो होगा वो होगा लोकसभा का एंड विधानसभा का, ठीक है। विधानसभा मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा एक साथ। मतलब कितना विधानसभा है, जितना राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ विधानसभा है ना। आपको पता है कि दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये 3 यूटी है जहाँ पे क्या है, विधानसभा है। तो टोटल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जहाँ जहाँ विधानसभा, सबका चुनाव जो होगा वो लोकसभा चुनाव के साथ में ही होगा। एक तो ये, और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव मतलब साथ में जब हो जाएगा तो इसके 100 दिन के भीतर, याद रखिएगा, मतलब 100 डेज, इसके अंदर 100 डेज के अंदर 100 दिन के भीतर पंचायत का एंड नगर पालिका, ठीक है, पंचायत का और म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव होगा उसको 100 दिन के भीतर कराया जाएगा। मतलब अब आपसे पूछे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, तो आप बता दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया कि इसको 2 चरण में चुनाव कराया जाएगा। पहला चरण जो होगा जिसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा, और दूसरे चरण में पंचायत का और नगर पालिका का चुनाव कराया जाएगा, जो कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर, ये जब चुनाव संपन्न हो जाएगा इसके 100 दिन के भीतर आपको पंचायत और नगर पालिका का क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। इसी को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये आपको समझ में आ गया इसका अर्थ। अब हम लोग समझते हैं कि इसके लाभ, है ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए क्या क्या तर्क दिया जाता है इस पे अगर हम लोग बात करें लाभ पर, तो पहला जो तर्क दिया जाता है कि एक तो विकास जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो बाधित नहीं होगा।
अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो विकास बाधित नहीं होगा। अब बोलिए विकास कैसे बाधित होगा? देखिए क्या तर्क दिया जाता है। तर्क ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से बार बार चुनाव नहीं होगा, हर 5-5 साल में चुनाव होगा। अब अभी क्या होता है, अभी भारत में हर वर्ष चुनाव होता है। आप देखिए भारत में हर साल चुनाव होता है, कभी उस विधानसभा का, कभी उस विधानसभा का, है ना। फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है, तो लगातार चुनाव होते रहता है। पंचायत का चुनाव होता है, नगर पालिका चुनाव, मतलब हर वर्ष चुनाव हो रहा है। एक रिपोर्ट भी आया था, लगभग बोला जा रहा है कि लगभग 30 साल से भारत में हर वर्ष क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। और हर वर्ष चुनाव होता है तो होता ये है कि आपको पता है कि चुनाव से पहले जब तारीख का घोषणा होता है, चुनाव का तारीख का जब घोषणा हो जाता है, तब से आचार संहिता लागू हो जाता है उस जगह पर, उस क्षेत्र में, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। और जब आचार संहिता लागू होता है तब आप कोई नया पॉलिसी का या कोई नया योजना का आप क्या कर सकते हैं, उस समय शुरुआत नहीं कर सकते या घोषणा नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग चुनाव के वक्त क्या होते हैं, चुनाव के वक्त थोड़ा सा देखते हैं राजनीतिक दल क्या हो जाता है, एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो नया नया स्कीम का वो क्या करेंगे, नया नया स्कीम वो बताते हैं, लोभ लुभावन स्कीम जो होता है, ताकि जनता क्या हो जाए, उसमें फंस जाए और हमको वोट कर दे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आचार संहिता लागू होता है। तो ये तर्क दिया जाता है कि इससे क्या होता है, अब हर साल चुनाव हो रहा है, तो अगर हमको नया स्कीम को क्या करना है, नया स्कीम का घोषणा करना है, तो हम कर नहीं पाएंगे, और जिससे क्या होगा, विलंब होगा, विकास में विलंब होगा। तो एक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता तब तो 5-5 साल में होगा, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, विकास का कार्य कर सकते हैं। तो एक तो तर्क ये दिया जाता है विकास, ठीक है। इसके अलावा एक तर्क दिया जाता है खर्च। अब चूंकि हर साल चुनाव हो रहा है, तो चुनाव जो होता है उसमें आपको पता है कि बहुत सारे अधिकारी लोग लगते हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाता है, अच्छा खासा खर्च होता है एक चुनाव करवाने। उसमें फिर प्रचार होता है, राजनीतिक दल अपना प्रचार करते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ है ना। तो खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हर साल। अब क्या होगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम लोग कर देते हैं, तब क्या होगा, एक ही बार खर्च होगा, मतलब 5 साल में एक ही बार खर्च होगा, बाकी फिर बीच में कोई खर्च नहीं होगा। तो खर्च क्या होगा, बचेगा। तो एक तर्क ये दिया जाता है कि खर्च क्या होगा, बचेगा। इसके अलावा एक टर्म है, उसको बोलते हैं वोटर फैटिग। वोटर फैटिग मतलब क्या होता है कि वोटर लोग जो है ना, वो फैटिग का मतलब क्या होता है, थकान, है ना। वो लोग थक जाते हैं, पता चला हर बात है ना इलेक्शन है। तो वोटर लोग क्या होते हैं कि उसका वैल्यू नहीं रहेगा, फिर इलेक्शन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसके चलते वोटर वोट देने नहीं जाते। ऐसा तर्क दिया जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, वोटर थकेंगे नहीं। सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो सारे वोटर क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे कि चलो वोट करना है। अब तो पता चला अच्छा अभी वोट कर रहे हैं, फिर अगला साल वोट करना, फिर अगला साल वोट करना। भारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो वोटर फैटिग का एक समस्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। वोटर क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे परेशान हो रहा है। इसके अलावा और क्या तर्क दिया जाता है, और तर्क दिया जाता है शिक्षा बाधित होता है ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो इससे शिक्षा बाधित नहीं होगा। कैसे, देखिए होता यह है कि आपको पता है कि जब चुनाव होता है उसमें जो बूथ बनाया जाता है, जो पोलिंग स्टेशन होता है, ज़्यादातर क्या होता है, स्कूल होता है। कौन सा स्कूल, सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूल को आपने क्या किया, पहले, अब चुनाव से बहुत पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी ये सब चीज़ को देख के उस स्कूल पे आपने क्या कर दिया, बूथ बना दिया। और जब स्कूल पे आपने बूथ बना दिया तो वहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई बाधित हो रहा इतने दिन में। दूसरा चीज़ कि आपने टीचर्स को क्या किया, शिक्षक को आपने काम में लगा दिया कि जाओ तुम घर घर जाके वोटर ID कार्ड बांटो, ये करो वो करो, है ना। फिर चुनाव होने वाला उसका तुम सारा देख रेख करो। तो शिक्षक जो है उसका काम है शिक्षा देना, वो शिक्षा ना दे करके वो क्या कर रहा है, सरकार का चुनाव का व्यवस्था को संपन्न कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हर साल चुनाव अगर हो रहा है तो शिक्षा क्या हो जाता है, बाधित होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी बाधित होता है। अगर कोई अस्पताल है, छोटा मोटा कोई अस्पताल, उसमें अगर बूथ बना दिए तो वहाँ पे कुछ दिन पेशेंट नहीं जाएगा, ये सब है ना, स्वास्थ्य भी बाधित होता है। तो शिक्षा बाधित होना, तो ये सब तर्क दिया जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें ये फायदे होंगे, विकास का कार्य होगा तेजी से, खर्च कम होगा, वोटर फैटिग का समस्या नहीं आएगा, शिक्षा है ना, शिक्षा का स्तर है ना, शिक्षा बाधित नहीं होगा। तो ये सब लाभ होंगे वन नेशन वन इलेक्शन। ये क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो चुनौतियां क्या क्या आ सकती है ना। चुनौतियां अब हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहला चुनौती क्या आएगा, जवाबदेही। पहला चुनौती जो आएगा वो है क्या, जवाबदेही।
अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जो विपक्ष में तर्क देते हैं उनका क्या मानना है? उनका मानना यह है कि जो हमारे नेता हैं वो चुनाव के समय ही जवाबदेह होते, उससे पहले तो मिलते ही नहीं है। और जब चुनाव होता है, अब जैसे मान लीजिए क्या होगा कि हर साल चुनाव होगा, अब हर साल कहीं ना कहीं चुनाव है, तो केंद्र में भी जो दल है, राष्ट्रीय दल जो है, जो केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं, वो भी तो चाहेंगे कि मेरा पार्टी कहाँ है राज्य में। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार तो वो चाहेंगे ना कि यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, मतलब जहाँ जहाँ राज्य है उसमें भी मेरा क्या हो, मेरा सरकार हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हर राज्य में चुनाव हो रहा है, तो अब वहां पे क्या होगा, नेता लोग जाएगा वोट मांगने। तो हो सकता है जनता वहां पे उस पार्टी को, जो केंद्र में जिसका सरकार है, उसको घेरे, है ना, उसको घेरे कि अरे तुम काम नहीं करा, तुम ये नहीं करा, तुमको वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं, है ना, अगर 5 साल में चुनाव एक बार होगा तो जवाबदेह नहीं रहेगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो अगर चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होता है तो क्या होगा, वो हर साल चुनाव होगा तो हर साल उसको जवाब दे, मतलब एक तरह से उसका झुकाव रहेगा कहाँ, जनता के पास। एक तो ये चीज है ना। अब देखिए क्या होता है कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता था क्या? अगर आप देखिएगा, इतिहास देखिएगा तो 1951-52 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसी समय विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। मतलब 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था, उसके बाद 1967 तक जितना चुनाव हुआ है, सब चुनाव में लोकसभा और विधानसभा मतलब वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग हुआ था वो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। लेकिन हुआ ये कि 67 के बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने लगा, विधानसभा भंग हो जा रहा था, आगे चलकर लोकसभा भी भंग होने लगा। जब लोकसभा भी भंग होने लगा तो ये जो परंपरा चलते आ रहा था वन नेशन वन इलेक्शन की, ये पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया। और फिर विधानसभा का चुनाव अब अलग अलग होने लगा, है ना, इसका चुनाव अलग अलग होने लगा। अब इसी में ये तर्क ये दिया जाता, अच्छा इसमें ये बोला जाता है कि उस समय की परिस्थिति अलग थी, भारत नया नया आज़ाद हुआ था, राज्य कम था, छोटा था, पॉलिटिकल पार्टी भी कम थे, तो उस समय आराम से हो जाता था। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, क्योंकि उस समय क्या होता था, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, अधिकांश राज्यों में क्या है, कांग्रेस की सरकार है, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। केंद्र राज्य संबंध भी देखिएगा उस समय तक क्या होता था, अच्छा होता था। लेकिन 67 के बाद से धीरे धीरे हर चीज़ में क्या होने लगा, बदलाव आने लगा। जब राष्ट्रपति शासन लगने लगा, क्षेत्रीय दल का उदय होना शुरू हुआ, तो ये सब प्रॉब्लम आने लगा। तो यहाँ पे जवाबदेही, है ना, सुनिश्चित करने के लिए ये एक वन नेशन वन इलेक्शन अगर करते हैं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। एक तो ये चीज़। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा अभी मैंने बात किया आर्टिकल 356, है ना, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे और एक ही साथ चुनाव होगा लोकसभा लोकसभा और विधानसभा का, तो 356 जो हमारा संविधान में हमारा आर्टिकल जो दिया गया है राष्ट्रपति शासन, तो फिर राष्ट्रपति शासन का महत्व तो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम किसी विधानसभा में वहां पे अगर वो विधानसभा में अगर हम वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो अब तो वो उसको वेट करना पड़ेगा अगले साल। मतलब मध्यावधि चुनाव जो होता है, मिड टर्म इलेक्शन जो होता है, वो तो अब नहीं होगा, वो तो खत्म हो गया। या फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव, अगर मान लीजिए केंद्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, सरकार गिर गई। तो अगर मान लीजिए लोकसभा बना और उसी के अगले साल अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो अब क्या होगा, क्या अब मध्यावधि चुनाव नहीं होगा, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा, अब क्या हमको वेट करना पड़ेगा अगला जब 5 साल कंप्लीट होगा तब? तो ये बड़ा चुनौती आएगा। खैर इस रिपोर्ट में इसका जवाब दिया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में इसका क्या जवाब दिया गया। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए। ठीक है, एक तो मैंने क्या बोला, अकाउंटेबिलिटी हो गया, एक आर्टिकल 356 हो गया, एक क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये सब अगर लगेगा तो फिर, है ना, चुनौती आएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बोला जाता है कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर बाधित होगा, जो हमारा संघीय ढांचा है वो बाधित हो सकता है अगर आप ये लागू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। कैसे फेडरल स्ट्रक्चर बाधित होगा? अच्छा, पहला चीज आप ये समझ लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, एक केस हुआ था, उस केस का नाम है एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई केस 1994। और आप याद रखिएगा एसआर बोम्मई केस 1994 में फेडरल स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। मतलब भारत का जो फेडरलिज्म है, फेडरल जो है संघीय व्यवस्था जो, उसको क्या चीज का हिस्सा माना, बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचा का पार्ट माना।
आपको पता है कि केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर मानने का मतलब ये है कि जिस विषय को भी अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में रख देते हैं, उस विषय पे संविधान संशोधन करने के बावजूद भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर भी आप उसको बदलाव नहीं कर सकते। मतलब वो एकदम क्या हो गया, उसमें आप कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फेडरल जो है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ये एसआर बोम्मई केस में इसको किस में शामिल कर दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया। मतलब अब आप इसको खत्म नहीं कर सकते। फेडरल व्यवस्था अब हमारे यहाँ क्या होगा, कयामत तक बने रहेगा। ठीक है, देखिए अब फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बाधित होगा, समझिएगा, बात को समझिएगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि केंद्र अलग है, राज्य अलग है। केंद्र अपना अलग है ना व्यवस्था बनाता है, कानून बनाता है, राज्य अपना अलग व्यवस्था बनाता है। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं राज्यों पर हावी हो जाएगा, या फिर आप यूं कहें कि जो राष्ट्रीय दल जो है वो क्षेत्रीय दल पर क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, केंद्र का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा का चुनाव होगा उसका मुद्दा अलग होगा, विधानसभा का चुनाव होगा उसका मुद्दा अलग होगा। अब हो सकता है कि लोकसभा में मुद्दा चाइना हो, लोकसभा में मुद्दा पाकिस्तान हो, विदेश नीति। अब बिहार में अगर चुनाव हो रहा है तो बिहार में विदेश नीति से क्या लेना देना। अब हो सकता है कि वोटर जो वोट देने जाएंगे वो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, जो राष्ट्रीय दल का मुद्दा है, जो इंटरनेशनल इशू है, फॉरेन इशू है, उसको ध्यान में रख के वोट करें। तो इससे क्या होगा, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे बात को, है ना। मतलब राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो क्षेत्रीय मुद्दा पर हावी हो सकता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, खत्म हो रहा। क्योंकि देखिए क्षेत्रीय मुद्दा क्या है, क्षेत्रीय मुद्दा होगा, राज्य का मुद्दा होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, पेयजल होगा, साफ सफाई होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। ये सब क्या है, ये सब राज्य का मुद्दा है। तो इस विषय पे क्या होगा, इस विषय पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पता चला चाइना के विषय पे चुनाव लड़ रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया मान लीजिए चुनाव के वक्त। अब लोकसभा विधानसभा दोनों का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि विधानसभा में जो वोट करने जाएंगे वो कहीं ना कहीं वो हावी हो जाएगा। आप ऐसे समझिएगा, आप देखिएगा दिल्ली का जब चुनाव होता है, दिल्ली के विधानसभा का जब चुनाव होता है, देखिए आम आदमी पार्टी को कितना ज़्यादा वोट मिलता है। लेकिन देखिएगा लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को वोट मिला। वही व्यक्ति विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल को वोट दे रहा है, और लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी के नाम पर वोट पड़ा। आप समझ में आए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा पर क्या हो जाए, हावी हो जाए, जिससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो जाए, फेडरल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे आपका लॉजिस्टिकल है ना, लॉजिस्टिकल मतलब क्या हो गया, देखिए चुनाव जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि चुनाव में बहुत सारे सिक्योरिटी लगता है, बहुत सारे हमारे सेना लोग, सीआरपीएफ के जवान, ये सब चीज़ ये लोग आते हैं, है ना। बहुत सारे अधिकारी लोग इसमें शामिल होते हैं, शिक्षक लोग इसमें शामिल होते हैं, बहुत अच्छा खासा खर्च होता है। तो अब कहने का मतलब ये है, क्या सरकार के पास इतना व्यवस्था है कि आप एक साथ इतने राज्यों का चुनाव, साथ में यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा है वहाँ चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ आप कराइएगा, क्या संभव है? और अगर इतना चुनाव कराने के लिए आपके पास क्या है, संसाधन नहीं है। क्या संसाधन आपके पास उपलब्ध है? आप कैसे इस व्यवस्था को लागू कर पाइएगा? इतना सिक्योरिटी कहाँ से लेगा, इतना आप कहाँ से कितना बूथ बनाएगा? क्योंकि इसमें बोला गया अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो इसके लिए 30 लाख ईवीएम एंड वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। 30 लाख ईवीएम और वीवीपैट का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। अब समझना, 30 लाख। और आपको पता है कि ईवीएम जो होता है उसका वैलिडिटी कितना होता है, 15 साल। मतलब हर 15 साल में, हर 15 वर्ष में इसको क्या होगा, बदला जाएगा। हर 15 वर्ष में इसको क्या होगा, बदला जाएगा। ठीक है। और इसमें इसके ईवीएम के रखरखाव, अब 30 लाख ईवीएम का जरूरत होगा, 30 लाख ईवीएम, 30 लाख वीवीपैट, इसके रखरखाव के लिए आपको खर्च चाहिए, और हर 15-15 साल में इसको बदला जाएगा। तो इन सब में लगभग 9,000 करोड़ का खर्च होगा। तो आप पक्ष में तर्क दे रहे थे कि खर्च कम होगा, यहां तो खर्च बहुत ज्यादा दिख रहा है ये सब चीज में, क्योंकि एक साथ चुनाव अगर होगा तो है ना, इतने सारे, आप समझ रहे, एक लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें तो बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए। आप समझ रहे, इतने राज्यों का चुनाव एक साथ होगा तो ये सब खतरा रहेगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा करना, मतलब पूरा भारत का संसाधन सब वहीं पे लग जाएगा। तो एक प्रॉब्लम, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ये आ रहा है, और ईवीएम का ये सब समस्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना।
क्लियर है जी। और एक बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैं यहां लिख देता हूं, कोट टेल इफेक्ट नहीं हो जाए। यहां अब एक टर्म है कोट टेल इफेक्ट, यहां पे नहीं हो जाए, मतलब ये प्रभाव नहीं, मतलब क्या कोट टेल इफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे ये टर्म जो ये अमेरिकी राजनीति का टर्म है, कोट टेल इफेक्ट। कोट टेल इफेक्ट क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज कि राष्ट्रीय मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा पर क्या हो जाए, हावी हो जाए, है ना। कि एक ऐसे नेता जो राष्ट्रीय लेवल पर है, वो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अब वही नेता विधानसभा का चुनाव में भी प्रचार करे, लोकसभा का चुनाव में भी प्रचार करे, और जो क्षेत्रीय नेता है हो सकता है कि उसके सामने वो क्या हो जाए, दब जाए। वही चीज राष्ट्रीय मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कोट टेल इफेक्ट। तो ये सब चुनौतियां हैं, ये सब चुनौतियां आ सकती हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्लियर। अब ये जो कमेटी बना था, इसके रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा तो कुछ कुछ जवाब दिया गया, मैं आपको बता दूं क्या। एक तो बताया गया कि पहला चीज कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो मैंने आपको बोला कि अगर बीच में विधानसभा भंग हो जाता है या लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कमेटी का रिकमेंडेशन था पहला चीज कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम लोग लागू करेंगे तो इसमें करना ये होगा कि एक तो आर्टिकल 83 में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और एक आर्टिकल 172 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 83 में क्या लिखा हुआ, 83 में लिखा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कब, प्रथम बैठक से, है ना, पहली फर्स्ट मीटिंग से। तो लोकसभा का जो टेन्योर होगा वो फर्स्ट मीटिंग से कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। 172 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि विधानसभा का भी जो टेन्योर होगा वो भी कितना होगा, 5 वर्ष का। मतलब यहाँ पे लोकसभा का बात किया गया, यहाँ पे विधानसभा का बात किया गया। क्लियर है। इस 2 आर्टिकल में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब अमेंडमेंट क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिएगा। अभी तक क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला, जैसे मान लीजिए कि 2024 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। अब लोकसभा मान लीजिए 2025 में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए। तो अब 2024 से 2029 तक जो लोकसभा रहता, लेकिन वो बीच में ही डिसॉल्व हो गया। अब बीच में डिसॉल्व जब होता है तो उस चुनाव को हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। जब एक आध 2 सीट के लिए अगर चुनाव होता है तब तो हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं, उपचुनाव की। एक जगह पे एक एमपी का सीट खाली हो गया, वहां पे बाई इलेक्शन होगा, है ना। जैसे वायनाड में, जैसे राहुल गांधी अभी जीते हैं ना, वायनाड से और यहाँ से रायबरेली से, तो वायनाड का सीट उन्होंने क्या किया, खाली किया, तो वहां पे क्या होगा, चुनाव होगा। उस चुनाव को हम लोग बोलेंगे क्या, उपचुनाव, बाई इलेक्शन, है ना। लेकिन अगर पूरा लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाता है तो उस चुनाव को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन। तो क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 2029 तक अगर लोकसभा नहीं चला, 2025 में डिसॉल्व हो जाए, ऐसा हो तो फिर क्या होगा, है ना। तो अभी तक तो व्यवस्था है कि मध्यावधि चुनाव होता है, और मध्यावधि जो चुनाव होगा वो फिर से 5 साल के लिए होगा। मतलब अब 2025 में अगर चुनाव होगा तो 2030 तक, अगर ठीक ठाक चले तो 2030 तक चलेगा। मतलब अगला लोकसभा का चुनाव फिर कब होगा, 2030 में, अगर 2025 में चुनाव होता है तो। ये बात समझ में। तो अब देखिए इसका जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में जवाब ये है कि मिड टर्म इलेक्शन अभी भी होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया। मिड टर्म इलेक्शन जो मध्यावधि चुनाव होता है, अगर बीच में डिसॉल्व हो जाए लोकसभा या विधानसभा, तो अभी भी चुनाव होगा, लेकिन क्या होगा, शेष समय के लिए। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे समझना कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ और मान लेते हैं सब विधानसभा का चुनाव हो गया, मान लेते हैं। अब क्या होगा, 2029 में अगला चुनाव होने वाला है, ठीक। इसी बीच में मान लेते हैं कि कोई विधानसभा, मान लेते बिहार विधानसभा जो है, बिहार में अक्सर होते रहता है, बिहार विधानसभा जो वो डिसॉल्व हो जाए, 2025 में डिसॉल्व हो जाए, ठीक। 2025 में डिसॉल्व हुआ तो 2025 में चुनाव होगा। तो अब जो चुनाव होगा ये 5 साल के लिए नहीं होगा, ये मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन 5 साल के लिए नहीं होगा। ये जो होगा ये 2029 तक ही होगा, मतलब अगला 4 साल ही रहेगा। क्लियर। अगर कोई विधानसभा 2027 में भंग होता है, 2027 में भंग होगा, तो उसका जो चुनाव होगा वो, अगर तो 2027 में डिसॉल्व होता है तो उसका जो चुनाव होगा वो 2000, मतलब वो जब चुनाव लड़के वो विधानसभा जब बनेगा तो 2029 तक ही वो वैलिडिटी उसका रहेगा, मतलब 2 साल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल रहे। बात समझ में आ रहा है।
इससे क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का व्यवस्था बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये मैंने बताया विधानसभा का, कोई राज्य जो है वो अगर डिसॉल्व, विधानसभा डिसॉल्व हो जाता तो क्या होगा, बीच में जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, वो शेष वर्ष के लिए होगा, जितना साल बचा है। ये बात आप समझ पा रहे बात है ना? तो 2024 में चुनाव हुआ तो 2029 5 वर्ष है, तो इस बीच में अगर कोई विधानसभा डिसॉल्व होता है, वो अगर चुनाव फिर से होता है तो वो 2029 तक ही उसका वैलिडिटी रहेगा, टेन्योर रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाए फिर, है ना, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तब क्या होगा? तो भी इस कमेटी ने बताया कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी मिड टर्म इलेक्शन होगा, उसमें भी मिड टर्म इलेक्शन होगा, और इसका कार्यकाल क्या होगा, फिर से 5 वर्ष का होगा? नहीं। अगर लोकसभा का इलेक्शन, लोकसभा भी डिसॉल्व बीच में हो जाता है, जैसे एग्जांपल समझिए कि 2024 में लोकसभा बना, मान लेते कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। अब मान लेते हैं कि 2028 में लोकसभा डिसॉल्व हो गया, लोकसभा 2028 में डिसॉल्व हो गया, तो अब अभी तक का व्यवस्था जो है उसमें क्या होता है कि अब 28 में जब चुनाव होगा तो अगले 5 वर्ष के लिए होगा, मतलब 2033 तक के लिए। फिर अगर अगला चुनाव कब होगा, 2028 के बाद 2033 में होगा। क्लियर है? लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा और उसमें आर्टिकल, इसमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा 83 और 172 में, तो उसमें क्या होगा कि अब 2028 में अगर लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो वो 2029, मतलब एक ही साल के लिए बनेगा, 1 वर्ष के लिए ही बनेगा, और फिर 2029 में क्या होगा, फिर से वन नेशन वन इलेक्शन सारे जगह पे चुनाव होगा। अब कुछ लोग इसमें ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ये व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें भी तो देखा गया कहीं ना कहीं क्या हो रहा, हर साल पता चला चुनाव हो ही रहा है। एक तो एक बार में आप चुनाव करवा रहे हैं, इतना ज्यादा इकट्ठा खर्च आप कर दे रहे सब में, और फिर अगर बीच में राष्ट्रपति शासन कहीं पे लग जा रहा है, कहीं पे लोकसभा विधानसभा डिसॉल्व हो जा रहा है या लोकसभा डिसॉल्व हो गया, फिर तो आप चुनाव करवा ही रहे ना, वो भी कुछ वर्ष, शेष वर्ष जो बचा हुआ वर्ष उसके लिए करवा रहे। तो यहां पे भी फिर आपका क्या हो रहा है, खर्च तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको फिर से उस तरह संसाधन ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो क्लियर है? तो ये बताया गया इस रिपोर्ट में ये चीज। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लॉजिस्टिकल समस्या आ रहा है कि सिक्योरिटी कहाँ से आएगा, है ना, सिक्योरिटी कहाँ से आएगा, इतना संसाधन कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से, ये सब जो समस्या आ रहा है, तो इस कमेटी ने बताया है, बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस कमेटी ने बोला है कि ये जिम्मेदारी आप लीजिए और आप बताइए कि ये खर्च, ये सब व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा। अब वेट कीजिए इलेक्शन कमीशन का क्या रिपोर्ट आता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रिपोर्ट आता है। तो इसके ऊपर ये जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप लॉजिस्टिकल समस्या जो आ रहा है, सिक्योरिटी कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए एक बीच का रास्ता निकालिए। तो ये चीज़ इसमें बताया गया। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, कठिन होगा। इसलिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि 2014 के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसकी चर्चा की गई थी, तो वो अपने मैनिफेस्टो के आधार पर काम करना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन कब लागू होगा और किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये पेचीदा जो था आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि शेष समय के लिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा 5 वर्ष के लिए होगा। अब बीच में कुछ भी, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा का डिसॉल्व होता है, तो अगर फिर से मध्यावधि चुनाव होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, वो शेष वर्ष के लिए जो बचा हुआ साल है जितना, उतने वर्ष के लिए होगा। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता तो आप कमेंट में क्वेश्चन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।